में पहाड़ी में एक मुहावरा है, संडांदी लड़ाई जंडांदी तबाही। संडांदी लड़ाई म्हणजे जान दिमाग उठली। बिल्कुल। तो मीडिया हाउसेस वाले जो दिल्ली में बैठ के या नोएडा में बैठ के जो जंग की बातें करते हैं, मैंने पहले भी कहा कि उनमें और पहलगाम के दहशतगर्दों में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने बंदूक चला के दहशत फैलाई और इन्होंने ज़बान चलाकर दहशत फैलाई। 22 अप्रैल में जो पहलगाम में जो दिलदोज़ वाक़या पेश आया, उसके बाद दो मुल्क के दरमियान कशीदगी पैदा हुई और उस कशीदगी ने जंग की सूरत हाल पैदा की। और उस जंग में ज़्यादा खमियाजा किन को उठाना पड़ा? वो जो बॉर्डर के लोग हैं, जो बॉर्डर्स पे रहते हैं। माली नुकसान भी हुआ, जानी नुकसान भी हुआ। चलिए, माली नुकसान की तलाफ़ी हो सकती है, लेकिन जानी नुकसान जो वहाँ पे हुआ उसकी कभी भी तलाफ़ी नहीं हो सकती। और इस दौरान हमने बहुत सारे दर्दनाक विजुअल्स उन बॉर्डर एरिया से देखे। आज हमारा मौजू कॉन्फ्लिक्ट है जो दो मुल्कों के दरमियान हुआ और खमियाजा किन को उठाना पड़ा, बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मारूफ ब्रॉडकास्टर मकसूद अहमद है और हमारे एडिटर इन चीफ नूरुल कमरन है। मकसूद साहब, आप चूँकि रहते भी बॉर्डर एरिया में है और इन दौरान आपने एक मुशाहिदा किया होगा, आप वहाँ खुद थे, तो कैसे देखा आपने, कैसे गुजरे वहाँ के दिन जो लोग थे वहाँ पे? तो जैसे आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में मैंने इसी स्टूडियो से ये कहा था कि जंग कोई हल नहीं है, और जब जंग होती है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तो इफेक्ट जो है वो बॉर्डर के लोग, उन्हीं को भुगतना पड़ता, हम लोगों को भुगतना पड़ता है। तो आज भी वही हुआ जी। आपने देखा होगा पुंछ, राजौरी, करना, कैरन, उड़ी जो है ये सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। और मैंने खुद देखा कि मतलब मैं खुद सरहदी इलाके का रहने वाला हूँ, 5 किलोमीटर LOC के नज़दीक रहते हैं। तो किस तरह से इस जंग के दौरान छोटे छोटे बच्चों को, हमारी माओं को, बहनों को घर छोड़कर भागना पड़ा, और अचानक भागना पड़ा। यानी सडन शेलिंग शुरू हुई और अचानक भागना पड़ा, और किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कैसे वहाँ पे यानी हमारे लोग जो ज़ख्मी हुए। उड़ी में एक औरत भी जाम हुई शेलिंग से, तो कितने लोग ज़ख्मी हो, कितने मकान जो है वो वहाँ का नुकसान हुआ। तो वहाँ की अभी भी जो मैं कहूँगा कि वो तनाव जैसी सूरत हाल है। अभी भी जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि संदूर ऑपरेशन अभी जारी है, उस पे पाज है। तो अभी कभी स्टेटमेंट आ रहा है कि अभी पिक्चर बाकी है, कभी कोई कह रहा कि यहाँ से अगर वहाँ से एक गोली आ गई, यहाँ से गोला फेंको। तो इस सारी याद को कह रहे हैं कि अभी जो सीज फायर है वो 18 मई तक है। तो इस सारी सूरत हाल में अभी तनाव है। मतलब लोग वापस अपने घरों में चले गए हैं, आदों के पास तो अपने घर भी नहीं रहे हैं, मतलब वो अभी खुले आसमान के नीचे हैं। तो लोग घर गए हैं, लेकिन अभी वो तनाव जैसी सूरत हाल है। अभी स्कूल नहीं खुले, मेरे ख्याल में आज स्कूलों को खुलना था तकरीबन 10 रोज़ के बाद। तो एक तनाव जैसी सूरत हाल है। अभी लोग जो है खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं, अपने खेतों में नहीं जा रहे हैं। अभी वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं बैकों में जाते हैं, टक्कियों में जाते हैं, अभी लोग उस तरफ रुख नहीं कर रहे। तो ये सारी जो सूरत हाल है आपकी वो तनाव वाली सूरत हाल है। और इस सारे में पहाड़ी में एक मुहावरा है, संडांदी लड़ाई जंडांदी तबाही। मतलब दो बड़े मुल्क आपस में जब लड़ाई करते हैं तो इसमें छोटे छोटे लोग जो हैं वो बेचारे, उनकी तबाही होती है। उनके संडांदी लड़ाई म्हणजे जान दिमाग उठली। बिल्कुल। तो मसूद साहब, आप मेरे को बताइए, जो जिस दौरान शेलिंग हो रही थी वहाँ पे कम्युनिकेशन का क्या हाल था, बिजली का क्या हाल था, वो सारी जो सुविधाएं है वहाँ पे उनका क्या हाल था? ना, इस बार एक चीज़ माननी पड़ेगी कि मोबाइल नेटवर्क जो था वो इंटैक्ट था। मोबाइल नेटवर्क में कोई रुकावट पैदा नहीं की गई। अलबत्ता बिजली की सूरत हाल जो थी वो जैसे आपने यहाँ भी देखा होगा कि वो ब्लैकआउट करना वगैरह वो वहाँ भी था, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही था, वहाँ पे ज़्यादा ही था। अलबत्ता कम्युनिकेशन जो था वो थी, मतलब लोग रिश्तेदार एक दूसरे से बात कर पाते थे, एक दूसरे से ये पता चल पाता था किसका मकान डैमेज हुआ, किसके घर में ज़ख्मी हुआ, कहाँ पे कितना नुकसान हुआ। तो ये सिस्टम जो था ये जारी रहा। तो अलबत्ता बिजली की सूरत हाल जो थी वो तो आपको पता है, जहाँ जंग हो, क्योंकि जंग तो वहीं पे थी, लोग तो वहीं पे वो फिर सब कुछ फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे। तो वहाँ बिजली और बाकी चीज़ें जो थी
उनसे वो तो एक उसमें तो रुकावट थी। अलबत्ता मैं ये कहूँगा कि लोगों को सेफर प्लेसेस पे पहुंचाने में एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिवेट थी। जी लोगों को सेफर प्लेसेस पहुंचाया गया। शेल्टर्स जो थे वो बनाए हुए थे सेफ जोन में, कॉलेज, हायर सेकेंडरी स्कूल, दारुल उलूम, और खासकर जो बारामूला, शेरी, सोपोर के जो लोगों ने वहाँ पे रोल अदा किया, यानी उसको हम लोकल्स ने उसको हम भुला नहीं पाएंगे। अलबत्ता यह है कि देखिए ऐसी सूरत हाल में आपको खाना भी मिलेगा, रिहाइश भी मिलेगी, रहने का, लेकिन कौन अपना घर छोड़ना चाहता है? मतलब चाहे ना उसको कमरा ही क्यों ना हो अपना, उसको अपना कम्युनिकेशन से मेरी और एक मुराद है कि कम्युनिकेशन की बात मैंने कही, क्योंकि खमियाजा तो बॉर्डर एरियाज में उठाना पड़ा। दर्दनाक मनाजिर आपने देखे होंगे, लोग कैसे सहमे हुए थे, आप खुद भी सहमे होंगे। तो इस दौरान आपने जो कहा कि मोबाइल नेटवर्क चल रहा था, और उसके बाद आपने जो मीडिया हाउसेस देखी जिनमें वार रूम्स खोले थे, तो कैसा महसूस कर रहे थे आप जब वो वहाँ पे वार रूम्स में बैठे थे और तालियां बजा रहे थे जंग? देखिए वो हमने देखा कि जंग क्या होती है, और यहाँ पे जो वो कहते हैं ना कि नोएडा के एसी रूम्स में बैठे हुए लोग जो हैं वो तो जंग का वहाँ ऐलान करते थे, वो तो बोलते थे कि हमने कराची में भी पहुँच गए, लाहौर में भी पहुँच गए। तो लेकिन असल हकीकत सूरत हाल जो मैन जो वो जंग का जो वो अखाड़ा था, वो तो हम लोग थे, वो उड़ी था, वो करना था, पुनिश था, जहाँ लोग मर रहे थे। तो हमने ये इससे पहले भी शायद यहाँ से कहा कि जो ये मीडिया हाउसेस वाले जो दिल्ली में बैठ के या नोएडा में बैठ के जो जंग की बातें करते हैं, मैंने पहले भी कहा कि उनमें और पहलगाम के दहशतगर्दों में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने बंदूक चला के दहशत फैलाई और इन्होंने ज़बान चलाकर दहशत फैलाई। तो इससे भी मतलब इतना खौफ फरास पैदा होता है। मतलब कई बार सोशल मीडिया पे एक गलत खबर आ जाती है तो खौफ फरास है। और जब क्योंकि मैं जब फ़ोन करता था, अपने किसी रिश्तेदार से बात करता था, किसी अपने दोस्त से बात करता था, तो वो जब मीडिया चैनल मॉनिटर करते थे, दिल्ली के मीडिया चैनल मॉनिटर करते थे, तो उनमें जितना उस जंग का वहाँ पे जो ना प्रैक्टिकली उतना खौफ नहीं था, मतलब गोले आगे आधे घंटे हुए, उसके बाद मतलब काम है। लेकिन ये जो मीडिया हाउसों ने जो कंटिन्यू शेलिंग अपनी जारी रखी, तो उससे लोगों में उनकी जो तनाव जो था, वहाँ पे कशीदगी जो थी, जो उनका जहनी तनाव सूरत हाल, उसमें उन्होंने इजाफा किया, बहुत ज़्यादा इजाफा किया। कमरे साहब, आपसे कहूँगा, अभी हाल ही में हमने एक स्टोरी की थी, तो उसमें जो कुछ टूरिस्ट हब्स है यहाँ पे, जैसे कि बुलवार्ड रोड, डल लेक है, लाल चौक है, तो एक डेजर्टेड लुक देखा हमने। ज़ाहिरी तौर पे डेजर्टेड लुक होगा क्योंकि टूरिस्ट यहाँ से भाग गए, लेकिन एक चीज़ हमने और देखी कि जो यहाँ के मुकामी लोग हैं वो भी सड़कों से गायब है। तो आपको क्या लगता है, अभी खौफ तारी है इन पे? ये जहाँ तक जंगी सूरत हाल का ताल्लुक है, जंगी सूरत हाल तो अभी भी बनी हुई है, क्योंकि मई 18 तक कह रहे हैं कि उसके बाद वाजिया सूरत हाल हो जाएगी कि टोटल डे एस्केलेशन है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया कि पाज पे है। ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं हो रही हैं। तो ऐसे में जो कश्मीरी लोग हैं वो बहुत ही हसास हैं, वो ज़्यादातर टीवी चैनल्स को वॉच करते हैं, सोशल मीडिया को वॉच करते हैं, वो देख रहे हैं कि अभी भी हम खौफ के दायरे से बाहर नहीं हैं। शायद ये एक वजह है कि लोकल्स भी बाहर नहीं आ रहे हैं, उस वजह से आपको लगता है कि तमाम हमारी शाहराओं पे या हमारे सेहत अफजा मकामात पे या बुलवार्ड पे आप ये महसूस करेंगे कि वहाँ पर एक सन्नाटा सा छाया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जो टूरिस्ट सीजन था उसको तो ऑफिशियली अब उमर अब्दुल्ला साहब ने भी आज बोला कि इट इज़ ओवर, समर सीजन इज़ ओवर, तो अब हम यात्रा पे कंसंट्रेट करेंगे। तो वो जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यहाँ थी और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट थी, उससे भी बहुत असर पड़ा है। मोस्ट ऑफ दोज बॉयज एंड गर्ल्स हु वर एसोसिएटेड विद द टूरिज्म ट्रेड हियर, दे हैव गॉन बैक टू देयर होम्स। उस वजह से भी आपको लगता है कि बिल्कुल एक खालीपन सा महसूस हो रहा है शहरी श्रीनगर में, क्योंकि वो लोग यहाँ पर किराए रहते थे, होटलों में काम करते थे या दूसरी जगहों पे काम करते थे, शाम को आते थे, उनकी वजह से भी माहौल में एक गमा गमी थी, एक आपको रश लगता था, एक चहल पहल थी। हमारे विलेजेस से जो लोग जो थे वो शहरों की तरफ आते थे अक्सर इस सीजन जी ऐसे। तो आज आप देखिए, मैं मतलब अपने इलाकों की बात करूँगी, बहुत कम लोग श्रीनगर आ रहे हैं, यानी हमारे पास श्रीनगर में मेहमान आते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से अब ना बहुत कम लोग सिटी का रुख कर रहे हैं। यहाँ जो शहरों में लोग रहे हैं उनको मेहमानों की भी तादाद कम हो रही है।
मकसूद साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए आप सिर्फ सरहदी इलाके में रहने वाले ही नहीं हैं, बल्कि आपका जो तजुर्बा है सहाफत में वो कई डिकेड्स के इस पे मुहित है। तो एज जर्नलिस्ट जब आप वापस गए उड़ी के इलाके में, तो वहाँ जब आपने सूरत हाल देखी, आपको क्या लगा, आप पे क्या तासुरात थे? लोगों के हालात क्या हैं, मकानों के हालात क्या हैं, मकीनों के हालात क्या हैं, जख्मियों के हालात क्या हैं? आपको क्या लगता है कि ऐसे घाव या जख्म भरने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, जहाँ तक मैंने सूरत हाल देखी, मुझे लगता है कि ये ज़ख्म भरने में मतलब कोई आसान नहीं है ये ज़ख्म भरने। जिस तरह से अभी लोगों का जो माली नुकसान हुआ या जानी नुकसान हुआ है वो एक तरफ, लेकिन अभी भी लोग जहनी तौर जो है ना वो मुतमिन नहीं है। अभी वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि यार 6 महीने के बाद क्या होगा, 7 महीने के बाद क्या होगा, क्योंकि जो दो मुल्कों की जो बयानात हैं, दो मुल्कों की जो सूरत हाल पैदा हुई है, तो या जो अब जिस तरह से बाकी मुल्क जो है वो इसमें मदाखलत कर रहे हैं, उससे एक सूरत हाल जो तनाव वाली सूरत हाल जो है उसमें अभी कमी तो नहीं आई है। तो मैंने देखा कि मतलब कुछ ऐसे घर हैं जिनके मकान जो है मुकम्मल डैमेज हो गए। हमारे उनकी ऐसी सूरत हाल वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, मतलब जैसे मतलब वो खामोश हो चुके हैं, मतलब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। मतलब लोगों के मकान चले गए हैं, मगर नुकसान हुआ है, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में अब इतना बड़ा नुकसान हुआ है, अब मतलब सरकार को भी आगे आना चाहिए था। आपको क्या लगता है? देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला तमाम सरहदी इलाकों में चले गए, तमाम लोगों से मिले। वो कोई भी सरहदी इलाका जम्मू या वादिया कश्मीर में नहीं है जहां वजीर आला बनफ्स नफीस खुद नहीं गई हो, लोगों को डारस नहीं बंधाई हो। यह है एक, कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं है जो नहीं गया हो। LG मनोज सिन्हा खुद गए हर जगह, आज वो टंगडार गए, वहां सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने हुकाम को बताया कि आप एक कॉम्प्रहेंसिव पैकेज बनाइए ताकि इनकी मदद हो सके। लेकिन इस सारे मसले में एक पॉलिटिकल लीडर ने, सजाद गनी लोन ने एक्स पे बताया है कि इसके लिए एक एडहॉक डिपार्टमेंट आपको बनाना है, जो न सिर्फ हुकूमत के पैसे उसमें डाले जाएंगे बल्कि CSR इनिशिएटिव के तहत जो भी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं उनके साथ राब्ता करके वो एक सीड फंड बनाए, एक कम्प्रहेंसिव सीड फंड, जिससे ये जो इमलाक या जो नुकसान हुए हैं सरहदी इलाकों में उनका इजाला हो जाए। उन्होंने आज एक अपील लिखी है गवर्नमेंट को। उनको एक महीने की तनख्वाह, वो मैंने पढ़ा। देखिए अभी जो मैंने सूरत हाल देखी बॉर्डर एरियाज में, अभी सरकार ने अपना हिस्सा भी अदा नहीं किया। अभी हम मतलब कॉरपोरेट हाउसेस को, दीगर लोगों को इसमें शामिल, उनकी बात तो नेक्स्ट स्टेप पे आएगी, लेकिन अभी सरकार ने भी कुछ नहीं किया। अभी मुझे जहाँ तक मेरी इतलात है, अभी तक सिर्फ जो रेड क्रॉस डिप्टी कमिश्नर के पास होता है, तो वो तो एक महदूद फंड होता है। वो सपोज जख्मी को 25,000 रुपए देते हैं, कोई मर गया उसको लाख या 2 लाख है उनके पास, उसी हद तक देते हैं, या किसी मकान वाले को 20,000 25,000 50,000 तक इतना ही दे सकते हैं रेड क्रॉस में। उसके अलावा अभी इवन चीफ मिनिस्टर भी गया, गवर्नर भी गया, लेकिन अभी ये भी कोई मतलब इनकी भी सूरत हाल, मुझे लगता है माली सूरत हाल ऐसी है कि ये भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई पैकेज का ऐलान नहीं कर पा रहे हैं कि अगर किसी का मकान पार्शियली डैमेज है उसको क्या दें, फुली डैमेज है उसको क्या दें, इसका भी अभी तक ऐलान नहीं किया। और जैसे आपको पता है कि आज मकान जो है वो भी अगर आप बॉर्डर के किसी ऊपर पहाड़ पे भी बनाएंगे तो वहां भी आपको 20 लाख 30 लाख से कम मकान नहीं बनेगा, कम से कम तो इतना। अब अगर सरकार 5 लाख रुपया दे या 4 लाख रुपया दे तो उससे क्या होगा? तो मैं सोचता हूं कि आजकल मैं देख रहा हूं जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो बॉर्डर एरियाज में जा रहे हैं, ऑल पॉलिटिकल लीडर्स, चाहे गवर्नमेंट है। उससे बेहतर ये था कि इन लोगों को दिल्ली जाना चाहिए था, होम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए थी, प्राइम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए थी कि बाबा हमारे मतलब इतने लोग जो है मुतासर हो गए हैं, इतनी जानें चली गई हैं। मैंने खुद उड़ी का देखा कि मुझे लगता है कि मिनिमम 500 मकान का डैमेज हुआ होगा उड़ी में। 500 मकानों का डैमेज हुआ होगा उड़ी में। मतलब इब्तदाई इतलात के मतलब सरकार जो इंतज़ामिया अभी सर्वे वगैरह कर रही है, तो फर्स्ट स्टेज में उन्होंने बताया था 400, लेकिन मुझे लग रहा है कि 500 से कम नहीं होंगे। तो बेहतर यह है कि होम मिनिस्ट्री से मिलें, वजीर आजम से मिलें
कि बाबा इतना बड़ा नुकसान हुआ है, लोग बेघर हो गए। आप यकीन नहीं करेंगे कमरेड साहब, सलामाबाद में कहीं कुंबे जो हैं वो बेघर हैं, उनके जो मकान थे राख हो चुके हैं। यही हाल दर्दकोट में है, यही हाल गरकोट में है, यही हाल आप गिंगल में देखेंगे कि इस्लामाबाद में देखेंगे, लोग बेघर हैं, मकान मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। अब हम बार बार वहां जा रहे हैं, उससे बेहतर है अब मतलब या वजीर आला को ही ऑल पार्टी डेलीगेशन दिल्ली ले जाना चाहिए, उमर अब्दुल्ला साहब को खुद लीड करनी चाहिए, होम मिनिस्ट्री से मुलाकात करनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करनी चाहिए, ताकि इन लोगों को बसाया जाए। अब इतना इस पहलू को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट भी तजर्जुब में है कि क्या हो सकता है, आगे सीज फायर एक्सटेंड होगा या फिर कोई कशीदगी होगी, इसी तजर्जुब में है। नहीं, अभी सूरत हाल तो वही है कि गवर्नमेंट भी तजब्जुब में है, गवर्नमेंट भी अपनी लेवल पे अभी तैयारियां ही कर रही है। मैं देखूंगा कि आज भी मतलब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में सिविल डिफेंस की आज मतलब मीट हो रही थी, आज बहुत सारे इलाकों में लटक रही है, अभी तलवार लटक रही है। बयानात भी आ चुके हैं, कोई मतलब एरे गेरे लोगों ने तो बयानात नहीं दिए है ना, बयानात तो बड़े जिम्मेवार लोगों ने दिए हैं। बिल्कुल कि अभी हुकूमती सतह पे बयानात यानी मतलब जिम्मेवार लोगों ने दिए हैं, जो इस मुल्क का फैसला लेते हैं, जो इस मुल्क का फैसला उन्होंने बयानात दिए हैं। तो अभी सरकार भी मतलब कंफ्यूज ही है, कुछ नहीं कर पा रही है। मुझे लगता है कि वजीर आला भी अभी यही सोच रहा है कि मैं दिल्ली जाऊं अभी, कि अभी और थोड़ा वेट करूं। एलजी भी वही सोच रहा है कि दिल्ली जाऊं कि अभी और थोड़ा वेट करूं। यस, तो कमरा साहब आप मेरे को बताइए कि जो आपको क्या लगता है, सीज फायर का ऐलान हो गया लेकिन लोग मुतमईन नहीं है, तजर्जुब में है, तो आपको लगता है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर कल्मिनेट हो जाए, कंक्लूजन पे आ जाए, तो तब लोग मुतमईन हो जाएंगे? बिल्कुल। देखो, हुकूमत कह रही है कि हमने पॉज बटन रखा है, वी हैव पॉज्ड इट, ऑपरेशन सिंदूर इज कंटिन्यूइंग। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कंक्लूड हो गया, कि इट इज ओवर, ये किसी ने नहीं कहा। लोग तजब्जुब में रहेंगे तब तक जब तक ना उनको ये लगे कि जंग के बादल कंप्लीटली छट गए हैं, अब जंग का माहौल नहीं है। लेकिन जहां तक इंसानी जानों का ताल्लुक है और जो यहाँ माली नुकसान हुए हैं, खासकर पूंछ टाउन पे जो शेलिंग हुई है और जो उड़ी में हुई या जो टंगडार में हुई, इसमें नुकसान का तो तखमीमा हुकूमत कर सकती है कि नुकसान का क्वांटम क्या है, क्वांटम ऑफ डैमेजेस क्या है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस उसकी क्या है। तो हमारे पास इतने सरकारी ऑफिसर हैं, इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है और इतने आदाद शुमार हैं उनके पास। आजकल ये पुराना वक्त नहीं है कि आदाद शुमार नहीं है। उड़ी में कितने मकानात हैं, कितने दुकानात हैं, कितने अमलाक हैं, इनका एक ऑलरेडी एक आप मान लो एक सर्वे रिपोर्ट मुख्तलिफ महकमों में है। उसमें से डैमेज क्या है, उसको रिबिल्ड करने में क्या लगेगा, व्हाट आर द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, ये वो कम से कम बना सकते हैं। फिर ये है कि इसमें सजाद ने एक और ट्वीट में ये लिखा है कि ये जो लोग बॉर्डर एरियाज में सफर कर रहे हैं बिकॉज द कंट्री वाज एट वॉर, ये इनको ना कोई आफात समावाती आई या कोई नेचुरल डिजास्टर है नहीं, मुल्क जंग कर रहा था, तो जंग में जो ब्रेंट आया वो इन पे आया, तो ये मुल्क का काम है कि इनको कंपनसेट करे। उसने यहां तक लिखा है कि अगर ये if they will spend a penny from their pocket, तो it would be a shame for us, कि अगर इनको एक रुपया भी अपना लगाना पड़े, क्योंकि इनकी क्या खता है, ये इनकी खता इतनी है कि ये बॉर्डर एरियाज में रहते हैं। अब मुल्क को लगा कि we have to go for the war, ये एक मुल्की फैसला है, एक आला सतही फैसला है, इसमें एक चंक ऑफ पॉपुलेशन ने ब्रेंट किया, उस पर ब्रेंट आया वार का, तो इट इज ऑटोमेटिक दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कंपनसेट देम। मतलब ये तो बट नेचुरल है। मैं इसमें ऐड करूंगा यानी कि जो हमने ना उड़ी में देखा कि अब की बात जो जंग थी ना, ये एक डिफरेंट किस्म की जंग थी। मतलब मैं भी मतलब 1980 के बाद से जब भी बॉर्डर शेलिंग होती है मैं देख रहा हूँ, मतलब आज तक देख रहा हूँ शेलिंग हो रही है, तो लेकिन आज डिफरेंट थी। मतलब मैंने सुना है कि जब 65 में जंग हुई, जब 71 में जंग हुई, या उसके बाद भी जब छोटी मोटी होती थी, तो कुछ ऐसे गांव थे इस्लामाबाद उड़ी के लोग मतलब आके गरकोट के गांव में सेफ समझते थे, वहां बसते थे। लेकिन आज गरकोट भी टारगेट बना। मतलब आज ऐसी मतलब ये जंग ऐसी थी
कि आपको LOC पे सिलीकोट है, तो मतलब वहाँ अब ये जंग वो पोस्ट टू पोस्ट नहीं रहा है, मतलब वो गन्नू का नहीं है, गन्नू का नहीं, अब ये एक किस्म की वो मतलब रिमोट पे मतलब बैठा है बंदा, चाहे वो रावलपिंडी में है, दिल्ली में बैठा है, वो वहां से रिमोट चला रहा है। और जो LOC के गांव थे वो तकरीबन महफूज रहे इस बार। आपका ये कहना है कि जो सरहदी गांव बिल्कुल LOC पर हैं, उन पे फायरिंग नहीं हुई? उन पे फायरिंग नहीं हुई। अब की बात थोड़ा अंदर, जो मॉर्टर शेल थे वो थोड़ा अंदर आ गए हमारे पॉपुलर एरियाज में। तो लेकिन जो अक्सर मतलब जो LOC पे गांव थे जो हमेशा मुतासर रहते थे, तो उन गांवों पे कम असर रहा जी। रियली वो गांव खाली हो चुके थे। मतलब पहली बार मतलब ऐसे गांव हमने खाली होते देखे जो मैंने कभी नहीं देखा था। और मेरा अंदाजा है उड़ी से तकरीबन 40,000 से ऊपर पॉपुलेशन जो थी वो घर छोड़ के भाग गई थी। आपका ये कहना है कि 40,000 तक लोग नकल मकानी कर गए थे, और जो तकरीबन 5-6 दिन आउट रहे। इस वक्त आपको क्या लगता है कितनी फैमिलीज वापस आई, उनका क्या प्रोस्पेक्ट है वहां रहने? अभी तो मेजॉरिटी जो है अपने गाँव में वापस आ गए, क्योंकि इस वक्त बेसिकली लोगों का एग्रीकल्चर फ्रूट है, इसी पे दारोमदार है। लोग वापस चले गए, और कितने देर तक वो किसी सरकारी स्कूल के कमरे में बैठेंगे, हमारी माएँ बन के बैठेंगे। अभी ये वो मतलब जो ही सीज फायर हुआ तो लोगों का मतलब जाना शुरू हो गया, और अब तकरीबन मेजॉरिटी लोग वापस गए। लेकिन अब लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि अगर उनको वो ज़ेर ज़मीन बंकर्स दिए जाए, इंडिविजुअल बंकर्स, मतलब वहाँ गांव में ऐसा होता है कि कम्युनिटी बंकर्स नहीं, कम्युनिटी बंकर्स इनमें पहले दिए थे ना, कम्युनिटी बंकर्स वो हमारे यहाँ कामयाब नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ों में एक घर यहाँ पे, दूसरा घर आधे किलोमीटर की दूर पे है, तीसरा घर वो बीच, ये इंडिविजुअल बंकर। ये टाउन या शहर की तरह वहाँ लोग मत होते हैं कि एक ही जगह पे हैं तो वहाँ पे कम्युनिटी बंकर होगा तो सब। वहाँ एक घर से दूसरे घर जाने में भी 2-4 मिनट लग सकते हैं, 5 मिनट लग सकते हैं। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि अगर इंडिविजुअल बंकर, हर घर को एक बंकर हो जाए, ताकि कम से कम जो ही शेलिंग हो उस वक्त वो पनाह ले, अपनी जान बचा सके। तब तक जब वो मतलब कहीं पे डिस्प्लेस हो जाए या कहीं पे शेल्टर बाद में शिफ्ट हो जाए, तब तक तो उसको कोई जगह होनी चाहिए, क्योंकि अभी सूरत हाल वैसी है। अभी सर्वे कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट को कोई फौरी पैकेज का ऐलान करना चाहिए। मकसूद साहब, आपके मुशाहिदे में वहाँ कोई गांव आया जो पूरी तरह से तबाह हो गया? मेरा मकसद है ये सवाल पूछने में। देखिए वहाँ कोई गांव है? देखिए वहाँ पे सपोज आपका मतलब दर्दकोट है, वहाँ पे आपको 20-25 मकान जो हैं डैमेज हो चुके हैं। ऐसे आपका कालगी है, वहाँ पे बहुत सारे मकान आपको डैमेज हैं। ऐसे इस्लामाबाद है, बहुत सारे मकान डैमेज हैं। गरकोट है, बहुत सारे, गिंगल है। उसके बाद आज की बार हमने लगामा में कभी शेलिंग नहीं होती थी, बांडी हमारा दूसरा मार्केट है, वहाँ जल गया है, वहाँ कभी शेलिंग नहीं होती थी, लेकिन वहाँ भी शेलिंग हुई और वहाँ भी बहुत सारे मकान जो है उनका नुकसान हुआ। ये जो गाँव मैंने कुछ बताई, ये मैंने मेन हुआ जिनमें ज्यादा डैमेज हुआ है। कमरे साहब, एक और तशवीशनाक जो रिपोर्ट आ रही है, जो 22 अप्रैल के बाद जहनी दबाव बढ़ा है आपने, साइकेट्रिक हॉस्पिटल से भी रिपोर्ट है कि वहाँ पर जो पेशेंट्स है साइकेट्रिक मामलात में मुलवस हो गए हैं, और खासकर जो लोग टूरिज्म के साथ रिलेटेड। ETV भारती ने एक मैंने पढ़ी वो स्टोरी सोशल मीडिया पे, ETV भारती ने एक स्टोरी की है, उसमें उसने साइकेट्रिस्ट को कोट किया है कि 20% मोर हमने पेशेंट्स देखे पोस्ट बायसरन टिल डेट। 20% ज्यादा पेशेंट वो आए जो सयाहत की ट्रेड के साथ वाबस्ता है। उनमें से हमने कई लोगों को एंटी डिप्रेसेंट पे रखा है, क्योंकि उनके कर्जे इतने हैं कि वो कहते हैं कि हम इनकी अदायगी कैसे कर सकते हैं। ये मैंने खुद पढ़ी स्टोरी, ये ETV भारती ने की है। देखिए, कश्मीर हैज बीन थ्रू द मेंटल टर्मोइल फॉर नाउ मोर देन 35 ईयर्स। वो हमारा जो बैकलॉग है नफ्सियाती तौर पर वो बहुत ज्यादा है। हम ऑलरेडी, आप मान लो, हम एक ट्रिपिंग पॉइंट पे हैं साइकोलॉजिकली, मतलब हम जहनी तौर पर थक गए हैं। अब हम बार बार जंग, बार बार सलाह, बार बार अमन, बार बार इज़्तिराब, बार बार किलिंग्स नहीं दे सकते हैं। ये एक इंसान में एक फितरी अमल है कि इंसान मेंटली फिर एग्जॉस्ट हो जाता है। हम में एक जबरदस्त जहनी थकावट आई है।
सारे लोगों में। लेकिन जो सयाहत के साथ वाबस्ता हैं या जो बिजनेस के साथ वाबस्ता हैं, जिनके कर्जे हैं, उन पे ज्यादा दबाव। जैसे मैंने पहले कहा ना कि मैंने भी उड़ी में देखा कि अभी मैं रिसेंटली वहां से आया तो लोग खामोश हैं, मतलब कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं इस इशू पे। नुकसान हुआ है, कैजुअलिटी हुई है, लेकिन मुझे लगा कि जैसे वो साइलेंस मोड पे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, हाँ वहम जैसा है, बोल नहीं रहे हैं। हमारे इमोशंस मुझे लगता है मतलब इंटरनलाइज हो गए हैं, मतलब ज्यादा लोग अब एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अगर आप इन्होंने ज्यादा देखा है, ये ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म के साथ रहे हैं, शहरबीन इन्होंने कम से कम मुझे लगता है 2 दहाइयों तक मुहित है इनका शहरबीन में एक्सपीरियंस। मतलब कहीं कुछ हो जाता था, इनको खुद पता है, इनके बाहर एजिटेशन होती थी, हमको अंदर छोड़ो, हमको बोलना है, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ। बहुत छोटे छोटे मसले होते थे, लेकिन आवाज बहुत ज्यादा होती थी उन मसलों के साथ। अब मसले बहुत ज्यादा है, आवाज बिल्कुल धीमी है। आप यहां तक मान लो कि बिल्कुल खामोश है। लोगों ने अपने जो मामला थे उनको इंटरनलाइज किया है। वो शायद ये समझते हैं कि आप बार बार कहने से क्या होगा, या बार बार एक्सप्रेस करने से कोई हासिल चीज नहीं हो सकती। तो मैं भी मतलब इस मौके का फायदा उठा के मैं सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से ना एक मशवरा दूंगा कि ऐसे ऐसे माहौल में जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, थोड़ा काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। अक्सर होता है जब भी डिजास्टर हो, कोई कुदरती आफत हो या इस तरह जंग हो, तो इसमें जो इसके जंग के बाद के जो इफेक्ट्स होते हैं उनमें ये भी एक जहनी तनाव भी एक मतलब इसका ये भी एक असर रहता है इसका। तो इसमें सरकार को भी अपनी टीमें जो है, हेल्थ की टीमें वगैरह जो है ऐसे हालात में भेजनी चाहिए, एक किस्म की काउंसलिंग करनी चाहिए ताकि लोग इस तनाव से बाहर निकल पाए। शुक्रिया मकसूद साहब आपका। मकसूद साहब ने कहा कि एक काउंसलिंग होनी चाहिए, लेकिन लगता है कि काउंसलिंग से पहले जो लोग सहम गए हैं, जो भी तजद्दुद में है, एक एश्योरेंस मिलनी चाहिए दोनों मुल्कों से कि आगे कोई कशीदगी नहीं होगी, जिससे उनको एक राहत मिलेगी। हालांकि 18 तारीख तक सीज फायर है और उसके बाद एक्सटेंड होता है या क्या डेवलपमेंट होती है, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।